A very good morning to the students of class 11 in the class of economics. This is our lecture number 21 for the lesson 11, that is theory of supply. इससे पहले हम इस लेसन का एक लेक्चर कंप्लीट कर चुके हैं जिसमें हमने स्टडी किया था मीनिंग, शेड्यूल एंड कर्व ऑफ सप्लाई. टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू टॉपिक दैट इज सप्लाई फंक्शन, लॉ ऑफ सप्लाई एंड एक्सेप्शंस टू द लॉ ऑफ सप्लाई. सो द वेरी फर्स्ट मैं स्टार्ट कर रही हूँ लॉ ऑफ सप्लाई से, जो कि बिल्कुल सिमिलर था एज यू हैव स्टडीड इन द सप्लाई शेड्यूल एंड द सप्लाई कर्व, जिसमें कि प्राइस और कमोडिटी की सप्लाई, उन्हीं दो चीज़ों के बारे में हमने बात की थी. Law of supply states that other things remaining constant, other things, which other things, the supply function जिसके बारे में मैं आपको बाद में बताने वाली हूँ. उस टॉपिक को पहले है वो बुक में, लेकिन मैं बाद में ले रही हूँ. क्योंकि आप लोगों के पास में ये जो लॉ ऑफ सप्लाई का टॉपिक है, इट इज़ जस्ट सिमिलर टू द सप्लाई कर्व. ओके, remaining constant, quantity supplied increases with the increase in the on price of the commodity and vice versa. यानी कि प्राइस जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे आपकी क्वांटिटी भी जो है सप्लाई की वो भी बढ़ेगी, और प्राइस जैसे जैसे डिक्रीज होगा वैसे वैसे आपकी सप्लाई भी क्या होगी, डिक्रीज होगी. इसी रिलेशन को स्टडी करने को हम क्या कहते हैं, लॉ ऑफ सप्लाई. सेम एज द लॉ ऑफ डिमांड, बिल्कुल सेम वैसा ही है. लॉ ऑफ डिमांड में ऑपोजिट रिलेशन था या इन्वर्स रिलेशन था, लॉ ऑफ सप्लाई में पॉजिटिव रिलेशन है. एज लाइक द प्राइस ऑफ द कमोडिटी इंक्रीजेस, द कमोडिटी सप्लाई ऑल्सो इंक्रीजेस. मैंने यहाँ पे कुछ रिलेशन देने के लिए आपके पास में एग्जांपल्स लिए हैं. लाइक प्राइस मेरा 10 था तो मैं 100 यूनिट्स को सप्लाई कर रही थी. प्राइस मेरा 20 हुआ तो मैंने 200 यूनिट्स को सप्लाई किया. प्राइस मेरा 30 हुआ तो मैंने 300 यूनिट्स को किया. प्राइस 40 हुआ तो मैंने 400 यूनिट्स को किया. क्लियर. सेम तरीके से मैंने जैसे अपना डिमांड कर्व बनाते थे वैसे ही सप्लाई कर्व, वाई एक्सिस के ऊपर मैंने प्राइस को प्लॉट कर लिया और एक्स एक्सिस के ऊपर मैंने क्वांटिटी सप्लाइड को. सेम 50 के मार्जिन से मैंने क्वांटिटी सप्लाइड को और 5 के मार्जिन से मैंने प्राइस को प्लॉट किया. सबसे पहला जो मेरा प्राइस था दैट इज़ 10 रुपीज़, वो मेरा यहाँ अनलोकेट हुआ. फिर उसके बाद जो मैंने उसी प्राइस के ऊपर जो क्वांटिटी सप्लाइड की 100, वो मेरी क्यू हो गई. इन दोनों को मर्ज करने के बाद मुझे एक पॉइंट मिला दैट इज़ ए, जो कि मेरा इन दोनों के कॉम्बिनेशन से आया हुआ सप्लाई का कर्व के लिए था. नेक्स्ट मेरा प्राइस आया 20 यानी कि P1, क्वांटिटी आई 200 यानी कि Q1. इस दोनों को मर्ज किया तो मेरे पास एक नया पॉइंट आया दैट इज़ B. अब मैंने A को B से ज्वाइन किया तो मेरे पास में एक सप्लाई कर्व आ गया जो कि किस तरफ जा रहा है, ऊपर की तरफ. चलिए एक और देखते हैं. 30 रुपीज़ का प्राइस लिया मैंने दैट इज़ P2. फिर उसके बाद मेरा उसी 30 रुपीज़ वाले प्राइस के ऊपर मेरा जो क्वांटिटी सप्लाइड हुआ वो हुआ 300. अब ये जो मेरा Q3 आया, यहाँ पर क्वांटिटी जो मेरी 3 मैंने जो सप्लाई की है, Q2 मैंने जो सप्लाई की है, इन दोनों के कॉम्बिनेशन से जो मेरे पास पॉइंट आया वो आया C. इसी तरीके से ऊपर की तरफ में फॉरवर्ड, ऊपर की तरफ में राइटवर्ड्स डायरेक्शन में अपवर्ड मूवमेंट जो मैं देख रही हूँ वो मेरा सप्लाई कर्व का फॉर्म होता है. यानी मेरा सप्लाई कर्व किस तरीके से बन रहा है, अपवर्ड स्लोपिंग बन रहा है एंड राइटवर्ड डायरेक्शन में, राइट साइड की डायरेक्शन में. आपका राइट हैंड इधर है तो राइट हैंड साइड की डायरेक्शन में अपवर्ड मूवमेंट जो है वो आपका कहलाता है सप्लाई कर्व. क्लियर है. वैसे ज़रूरी नहीं है कि अपवर्ड मोमेंट ही हो, कभी कभी डाउनवर्ड मोमेंट भी होता है सप्लाई कर्व का, लेकिन वो भी किस तरफ में होगा, लेफ्टवर्ड साइड्स में होगा. इसकी मूवमेंट जो है वो एक्सिस से 0 पॉइंट से जस्ट ऑपोजिट डायरेक्शंस में मूव करती है. ये बात तो कंफर्म है. ओके, आते हैं लॉ ऑफ सप्लाई में कौन कौन सी चीज़ें जो है वो हमने अज्यूम करनी है. तो अजम्पशंस में मैंने लिया है कि लॉ ऑफ सप्लाई अज्यूम करता है कि देयर इज नो चेंज इन अदर डिटर्मिनेंट्स ऑफ सप्लाई. और वो अदर डिटर्मिनेंट्स क्या हैं, सप्लाई फंक्शन, या जिसे हमने नाम दिया है अदर डिटर्मिनेंट्स ऑफ सप्लाई. It studies the functional relationship between supply of a commodity and its various determinants. यानी कि सप्लाई किसी कमोडिटी का और वेरियस डिटर्मिनेंट्स, ये सारे वो डिटर्मिनेंट्स हैं जो आपकी सप्लाई किसी भी प्रोडक्ट की जो है उसे इफेक्ट करते हैं. और इसे हम रीड कैसे करेंगे. अब आप सोच रहे होंगे PX PR ये सब क्या हैं, तो मैं आपको 1 by 1 इनके मीनिंग बता देती हूँ और इनके बारे में भी बता देती हूँ. सो हम इसे रीड करेंगे SX, यानी कि सप्लाई ऑफ अ कमोडिटी इज F मीन्स अ फंक्शन ऑफ PX. PX का सबसे पहले मतलब होता है ऑन प्राइस, प्राइस खुद की प्रोडक्ट का. तो जैसा कि मैंने इसमें बताया था लॉ ऑफ सप्लाई में कि जैसे जैसे प्राइस इंक्रीज होगा सप्लाई इंक्रीज होगी, प्राइस गिरेगा तो सप्लाई गिरेगी. सेम यही रिलेशन रहेगा यहाँ पर भी आपके प्राइस के साथ में. यानी प्राइस इंक्रीज हुआ तो सप्लाई इंक्रीज, प्राइस डिक्रीज हुआ तो सप्लाई डिक्रीज. नेक्स्ट पॉइंट इज PR, यानी कि प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, जैसे टी और कॉफ़ी मैंने आपको पहले भी बताया था.
टी और कॉफ़ी के प्राइसेस के साथ में देखते हैं इसका इफेक्ट क्या होगा। अगर कॉफ़ी का प्राइस बढ़ता है, ठीक है, तो टी वाले इंडिविजुअल्स क्या करेंगे, अपनी सप्लाई को कम करेंगे। क्यों? क्योंकि अब ये भी चाहेंगे कि भाई हमारे प्रोडक्ट का भी क्या करें, हम प्राइस बढ़ाएं और प्राइस बढ़ा करके फिर सेल करें। क्लियर है? लेकिन अगर कॉफ़ी का प्राइस गिर जाता है, कॉफ़ी का प्राइस घट जाता है, तो इनके दिमाग में क्या आ जाएगी बात कि भाई कॉफ़ी का प्राइस इसलिए घटा है क्योंकि कॉफ़ी की शायद डिमांड नहीं हो रही थी, ठीक है, या कॉफ़ी की शायद सप्लाई नहीं हो रही थी। तो अगर कॉफ़ी की सप्लाई नहीं हो रही है, कल की डेट में हमारी भी सप्लाई नहीं होगी क्योंकि कॉफ़ी का प्राइस गिर गया है, तो लोग इसकी तरफ में डिस्ट्रैक्ट होंगे। तो ये क्या करते हैं, ये अपनी सप्लाई को बढ़ा देते हैं। सप्लाई को बढ़ाते ही लोग क्या करेंगे, टी जितनी भी डिमांड हो रही थी वो सारी की सारी फुलफिल हो जाएंगी उनकी डिमांड्स। क्लियर है? एग्जिस्टिंग प्राइस के ऊपर ही ये अपनी ज़्यादा सप्लाई देंगे, जबकि इस केस में एग्जिस्टिंग प्राइस के ऊपर अपना सेम प्राइस को मेंटेन करते हुए सप्लाई कम कर देंगे ताकि इनकी चाय के रेट्स मार्केट में क्या हो जाए, बढ़ जाए। सपोज करते हैं अनियन, प्याज के प्राइसेस तो आप लोगों को पता ही है किस तरीके से अप डाउन होते हैं मार्केट में। तो अगर मानो 100 किलो प्याज की आपको रिक्वायरमेंट है, 100 केजीज ऑनियन की आपको रिक्वायरमेंट है, वो ऑनियन आपको अगर 80 केजी सप्लाई की जाए, 80 किलो ही सप्लाई की जाए, 100 की डिमांड है लेकिन सप्लाई 80 ही की जाए, तो क्या कर देंगे, जो सेलर्स है ना मार्केट में, जो मार्केट में एग्जिस्टिंग सेलर है, जो प्याज की सप्लाई करते हैं, जो सेल करते हैं, वो क्या कर देंगे, प्राइस बढ़ा देंगे। प्राइस बढ़ाते ही क्या हो जाएगा, जो 100 वाली डिमांड थी ना वो अपने आप 80 में ही पूरी हो जाएगी। क्यों? क्योंकि कस्टमर क्या करेगा, अब जब प्राइस बढ़ गया तो क्या करेगा, उसी चीज़ को कम खरीदेगा ना। सस्ती होने पे ज़्यादा खरीद लेंगे, चलो कोई बात नहीं, अभी तो प्याज महंगी है तो थोड़ा कम खरीद लेते हैं। सेम चीज़ फिलॉसफी, तो उसी चीज़ को ये लोग फॉलो करते हैं, ये सप्लाई को डिक्रीज कर देते हैं। जब सप्लाई कम हो जाएगी तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट के प्राइस मार्केट में ऑटोमेटिकली खुद ब खुद बढ़ जाएगा, और खुद ब खुद बढ़ जाएगा तब ये सप्लाई करेंगे। ऐसा इनका फिनोमिना होता है। नेक्स्ट आता है एनएफ, यानी कि नंबर ऑफ फर्म इन द इंडस्ट्री। अच्छा, एक ही तरीके की कितनी फर्म है मार्केट में, ये भी इस बात पे डिपेंड करता है, लेकिन इसका सप्लाई से रिलेशन जो है वो मार्केट सप्लाई से है। यानी कि अगर किसी कंपनी, किसी है जैसे शुगर मिल है, शुगर मिल्स अगर मार्केट में बहुत सारी बढ़ जाती हैं, बहुत सारी इंक्रीज इन द नंबर ऑफ फर्म्स ऑफ शुगर, ऐसी कंपनीज जो शुगर बनाती हैं उनकी क्वांटिटी अगर मार्केट में बढ़ जाती है, वो ज़्यादा आ जाती है मार्केट में, तो उसकी वजह से क्या होगा, उनकी सप्लाई भी जो है वो बढ़ जाएगी मार्केट में। पहले शुगर 10 फर्म थी शुगर की, तो वो 100 केजी सप्लाई कर रही थी, लेकिन अब 12 हो गई हैं तो 120 करेंगी ना, 120 करेंगी, क्योंकि हर फर्म अपने साथ साथ कुछ तो बनाएगी, 10 यूनिट्स तो बना ही रही है। तो हर फर्म जो अपने साथ 10 यूनिट्स बना रही है वो मार्केट की सप्लाई में भी क्या कर देगी, ऐड ऑन कर देगी। सेम तरीके से अगर नंबर ऑफ फर्म डिक्रीज हो गई तो उसी तरीके से डिक्रीज इन द मार्केट सप्लाई हो जाएगा। मार्केट की सप्लाई डिक्रीज होगी, यहाँ पर इंडिविजुअल फर्म की सप्लाई तो वो बढ़ाएगा ही बढ़ाएगा, लेकिन मार्केट की सप्लाई भी साथ में बढ़ती है। नेक्स्ट पॉइंट आता है जी स्टैंड्स फॉर गोल ऑफ द फर्म। देखिए, इस टॉपिक को आपको अच्छे से समझना पड़ेगा कि किसी भी फर्म के जो गोल हैं वो दो तरीके के होते हैं। एक होता है प्रॉफिट का मैक्सिमाइजेशन और एक होता है वेल्थ का मैक्सिमाइजेशन। ठीक है, अब आप सोच रहे होंगे कि ये वेल्थ मैक्सिमाइजेशन का मतलब प्रॉफिट ही तो होता है मैडम। नहीं, वेल्थ मैक्सिमाइजेशन का मतलब हम लगाते हैं सेल्स का मैक्सिमाइजेशन। अब समझते हैं, मेरे एग्जाम्पल से समझिए। जैसे सपोज करो मैं सेम ही चीज़ ले रही हूँ, मैंने एक प्रोडक्ट है मेरा 6 रुपये का बन रहा है, ठीक है, एक तो मैंने प्राइस रखा 8 रुपये, एक तरफ मैंने प्राइस रखा 10 रुपये। तो ये जो 10 रुपये प्राइस रख रही हूँ ना मैं 6 रुपये की मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट का, ये मेरा प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन का एग्जाम्पल है। यानी कि मैं हर यूनिट के ऊपर प्रॉफिट जो है वो एक्स्ट्रा कमाना चाह रही हूँ। जबकि वेल्थ मैक्सिमाइजेशन कहता है कि आप प्राइस कम रख लो ताकि आप क्वांटिटीज़ जो है वो ज़्यादा सप्लाई कर सकूं। 8 रुपये का प्राइस हो जाएगा जब 10 की इंस्टेंट, तो ज़्यादा लोग डिमांड करेंगे। तो जहाँ यहाँ 10 रुपये के प्राइस के ऊपर 10 ही लोग डिमांड कर रहे थे, वहाँ 8 रुपये के प्राइस के ऊपर 30 लोग डिमांड करेंगे। तो इसे हम वेल्थ मैक्सिमाइजेशन कहते हैं, यानी कि आपके प्रॉफिट्स की बजाय आपकी सेल्स जो है वो बढ़ गई। अब इस केस में देखते हैं, अगर आपको प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन चाहिए तो आप क्या करोगे, हाई प्राइस रखोगे, और जब जब आपका प्राइस ऊपर जाएगा तब आप अपनी सप्लाई बढ़ाओगे। यानी कि अगर आपने प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन आपकी कंपनी का मोटो है, ठीक है, तो जैसे जैसे प्राइस बढ़ेगा वैसे वैसे मैं मेरी सप्लाई बढ़ा दूंगी। लेकिन अगर मेरा प्राइस कम हुआ तो मैं मेरी सप्लाई को कम कर दूंगी। जबकि अगर मेरा मोटो है कि मैं सेल्स को बढ़ाना चाहती हूँ, अपनी मार्केट में एग्जिस्टेंस बढ़ाना चाहती हूँ, मैं मार्केट में अपना शेयर बढ़ाना चाहती हूँ, तो उस केस में मैं क्या करूँगी, मैं सेम प्राइस होने के बावजूद भी अपने प्रोडक्ट की सप्लाई बढ़ाती रहूँगी। क्यों? क्योंकि मुझे क्या चाहिए, मुझे मार्केट में अपना शेयर बनाना है भाई, मुझे मार्केट में अपनी सेल्स रखनी है, ताकि मार्केट में सिर्फ और सिर्फ मेरा ही प्रोडक्ट सेल हो, ताकि कल को जब मैं अपने प्रोडक्ट का प्राइस बढ़ाऊँ भी तो भी कंज्यूमर्स क्या करें, खुशी खुशी उस प्रोडक्ट को खरीदें। क्लियर?
नेक्स्ट पॉइंट आता है दैट इज प्राइस ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, यानी कि आपके फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या होते हैं। बेटा इस टॉपिक को समझाने के लिए मुझे थोड़ा बैक जाना पड़ेगा, सो आप फिलहाल के लिए इतना ही समझें कि फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं जैसे आपका लैंड हो गया, लेबर हो गया, ठीक है, कैपिटल हो गया, फिर आपकी मशीनरी हो गई, इस तरीके के ये जो होते हैं ये होते हैं आपके फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है, जो आपने 9th क्लास में भी पढ़ा था। तो ये जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं ये एक्चुअली क्या करते हैं, इनके प्राइस जैसे जैसे बढ़ेंगे, इनके प्राइस बढ़े तो आपकी कॉस्ट बढ़ जाएगी। क्यों? क्योंकि आपकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट क्या आएगी, अब बढ़ के आएगी। सोचो लैंड के प्राइसेस बढ़ गए, ठीक है, लेबर के प्राइसेस बढ़ गए, तो आपको वही प्रोडक्ट जो आपको पहले 6 रुपये का पड़ रहा था वो अब कितने का पड़ेगा, 8 रुपये का पड़ेगा। तो आपकी प्राइस ऑटोमेटिकली क्या चली जाएगी, 10 रुपये चली जाएगी। यानी कि आप क्या कर दोगे, आप अपना प्राइस बढ़ा दोगे। और कॉस्ट बढ़ते ही क्या करोगे, आपको अपनी सप्लाई कम करनी ही पड़ेगी, क्योंकि आपका प्राइस तो बढ़ गया है, लेकिन क्या मार्केट में जो कस्टमर्स हैं वो आपके बढ़े हुए प्राइस के ऊपर आपके प्रोडक्ट को खरीदने के लिए रेडी होंगे। तो आप क्या कर दोगे, सेम कॉस्ट को मेंटेन करते हुए, सेम प्राइस को मेंटेन करते हुए अब आप सप्लाई क्या करोगे, कम करोगे, क्योंकि आपको प्राइस कम मिल रहा है ना मार्केट से। ऑन ए कॉन्ट्ररी साइड, अगर आपका प्राइस ऑफ फैक्टर प्रोडक्शन, अगर ये फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का प्राइस जो है वो डिक्रीज हो जाता है तो आपकी कॉस्ट भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। आपकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट क्या हो गई है, प्रोडक्ट की कम हो गई, 6 रुपये से भी घट के कितनी हो गई, 5 रुपये हो गई। तो 5 रुपये की अगर जब मेरे पास कॉस्ट आ जाएगी तो मैं क्या करूँगी, सप्लाई बढ़ा दूंगी। क्यों? क्योंकि अब मुझे प्रॉफिट ज़्यादा होगा, सेम ही यूनिट के ऊपर मुझे 2 की बजाय 3 रुपये कमाने मिलेंगे। और यहाँ मुझे 6 रुपये की जगह अगर 7 रुपये मेरा प्राइस हो गया और 8 रुपये की मेरी सेल है तो मेरे को सिर्फ 1 ही रुपये प्रॉफिट हो रहा है। क्लियर हो रहा है स्टूडेंट? तो जितना ज़्यादा प्रॉफिट होगा उतनी ज़्यादा मैं सप्लाई करूँगी, डायरेक्ट रिलेशन है। नेक्स्ट आता है टी स्टैंड्स फॉर टेक्नोलॉजी, यानी कि टेक्नोलॉजी की क्या सिचुएशन है आपकी कंपनी में। अगर आपके पास में इम्प्रूव्ड टेक्नोलॉजी है तो इससे क्या करेंगे, आपका प्रोडक्शन जो है वो भी इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि जैसे जैसे टेक्नोलॉजी के एडवांसमेंट हम देख रहे हैं, सेम घंटे काम करके सेम लेबर ज़्यादा प्रोडक्शन कर पा रही है, तो इसी वजह से हमारी क्या हो जाएगी, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट जो है ना, जो हम पहले बोल रहे थे कि कॉस्ट भी डिक्रीज हो जाएगी, तो कॉस्ट डिक्रीज होते ही हम क्या कर देंगे, सप्लाई को बढ़ा देंगे। सेम बेस अगर हमारे पास लोअर टेक्नोलॉजी है तो लो टेक्नोलॉजी होने की वजह से हमारा प्रोडक्शन भी क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। हम सेम ही अमाउंट के अंदर लेबर को लगा करके प्रोडक्शन क्या कर रहे हैं, कम प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो कम प्रोड्यूस करेंगे तो सप्लाई भी कम ही कर पाएंगे। क्लियर? लास्ट 2 पॉइंट्स, दैट इज वन इज BX। BX स्टैंड्स फॉर बिजनेस एक्सपेक्टेशन। ये एकदम फॉल्स होता है, जो कि एक्सपेक्टेशंस होती हैं कभी भी पूरी होती हैं कभी नहीं होती हैं, सो इट्स बेसिकली असम्पशंस। इसमें क्या होता है, इसका इफेक्ट ये होता है कि बिजनेसमैन को कभी कभी एक्सपेक्टेशंस जो है अपने फ्यूचर डिमांड की वो ज़्यादा होती है, उसको लगता है कि फ्यूचर में आने वाले टाइम में मेरे प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ने वाली है, तो वो क्या करता है, मार्केट में अपने प्रोडक्ट की सप्लाई भी बढ़ा देता है। उसे लगता है कि खरीदने वाले आने वाले हैं मेरे प्रोडक्ट के लिए, तो वो सप्लाई बढ़ा देता है। आएंगे या नहीं आएंगे वो एक अलग बात है। सेम वेज ऑपोजिट, कि उसे लगता है कि शायद इस बार मेरे पास में अच्छे कस्टमर्स नहीं आने वाले, तो वो क्या कर देगा, अपनी सप्लाई को कम कर देगा। क्लियर? और लास्ट पॉइंट होता है GP। GP स्टैंड्स फॉर गवर्नमेंट पॉलिसी। गवर्नमेंट की 2 पॉलिसीज होती है, एक होती है टैक्सेशन की पॉलिसी, एक होती है सब्सिडीज। टैक्सेशन होता है कि जो वो टैक्स चार्ज करती है ऑन द इनकम्स ऑफ द कंपनीज की इनकम के ऊपर जो भी वो टैक्स चार्ज करेंगी उसके लिए। और उल्टा दूसरी होती है सब्सिडी, जो कि वो कंपनीज को प्रोवाइड करती हैं, यानी कि ये कंपनीज के लिए एडवांटेज होती है, जबकि टैक्सेशन कंपनीज के लिए लायबिलिटी होती है, ये गवर्नमेंट के लिए इनकम होती है। इतना तो पता ही होगा आपको। तो टैक्सेशन यानी कि टैक्स, जैसे जैसे गवर्नमेंट टैक्स का रेट बढ़ाएगी, ठीक है, गवर्नमेंट ने टैक्स का रेट बढ़ा दिया तो हमारी सप्लाई क्या हो जाएगी, हम कम कर देंगे। क्यों? अब हमारी क्या हो जाएगी, अब हमारी कंपनी के लिए जो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है वो क्या हो गई, बढ़ गई। टैक्स रेट बढ़ गया, हमारी कॉस्ट बढ़ गई। कॉस्ट बढ़ते ही, मैंने आपको पहले भी रिलेशन बताया था, कॉस्ट बढ़ते ही मेरी सप्लाई क्या हो जाएगी, घट जाएगी। क्लियर? ऑन द कॉन्ट्ररी साइड, अगर गवर्नमेंट ने सब्सिडीज घटा दी, जो पहले वो मुझे छूट देती थी, बिजली में छूट दे दिया, पानी में छूट दे दिया, वो छूटें उन्होंने बंद कर दी, तो अब भी मेरी क्या होगी, अब भी मेरी कॉस्ट बढ़ गई। अब मुझे ज़्यादा बिल पे करने पड़ेंगे बिजली के, पानी के, तो मेरी कॉस्ट बढ़ गई, फिर से मेरी सप्लाई क्या हो जाएगी, घट जाएगी। यानी टैक्सेशन को इंक्रीज कर दिया है, सब्सिडी को डिक्रीज कर दिया, तो मेरी सप्लाई क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। ऑन द कॉन्ट्ररी साइड, टैक्सेशन को डिक्रीज कर दिया, यानी कि टैक्स अब घटा दिया गवर्नमेंट ने, तो मेरी इनकम, मेरी जो कॉस्ट है वो मुझे कम पड़ेगी। कॉस्ट घटी तो मैं सप्लाई को क्या कर दूंगी, बढ़ा दूंगी। और ऑपोजिट साइड में अगर सब्सिडी को क्या कर दिया, बढ़ा दिया, सब्सिडीज बढ़ा दी, जहाँ मुझे 50% रिबेट मिल रहा था इलेक्ट्रिसिटी बिल्स पर या वाटर सप्लाई बिल्स पर, उसके इंस्टेड अब मुझे 60 या 70% मिलेगा, तो भी मेरी कॉस्ट क्या हो जाएगी, घट जाएगी। कॉस्ट घटते ही मैं अपनी सप्लाई बढ़ा दूंगी। क्लियर है स्टूडेंट्स? सो आज के लिए हमने ये 2 टॉपिक्स को कवर किया है।
एक कवर किया हमने लॉ ऑफ सप्लाई, दूसरा कवर किया है हमने सप्लाई के फंक्शंस। क्लियर स्टूडेंट्स? थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।